क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी बातें बताते हुए मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया था इससे रिलेटेड। और मैंने आप लोगों को अब वादा किया था बताने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हो सकता है या केपी हो सकता है। ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है आप लोग देखेंगे। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ रिएक्शन पे। नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का नेचर कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, कैरी आउट किया जा रहा है। एंड थर्ड जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप लोग देखो कि लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाए थे अमोनिया के लिए, अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, अमोनिया के डिसोसिएशन के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोसिएशन के लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएशन के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, एक्सप्रेशन फॉर Kc एंड Kp, डेल्टा Hg की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला था, और यूनिट भी जो है फाइंड आउट करने के लिए करवाया था। आप लोगों ने देखा था कि रिएक्शन अगर अलग अलग है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, एक्सप्रेशन, डेल्टा Hg की वैल्यू, यूनिट अलग अलग आ रहा था। आप लोगों ने ये भी देखा था सेम रिएक्शन है लेकिन रिएक्शन को उल्टा कर दिया जा रहा था, रिवर्स कर दिया जा रहा था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का एक्सप्रेशन, उसका यूनिट, डेल्टा Hg की वैल्यू चेंज होता जा रहा था। यानी कि नेचर चेंज होने पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ये वाली बात मैं पहले ही करवा चुका हूं आप लोगों को। आज हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट और स्टोइकियोमेट्रिक का इफेक्ट, ठीक है। वन बाय वन। सबसे पहले जो होगा वह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर के इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग जो है वो एक इक्वेशन से समझेंगे इसको, and that equation is actually called Van Hoff equation। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखो हम लोग नेचर ऑफ रिएक्शन के बारे में देख चुके हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो रिएक्शन डिफरेंट हो जाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर के इफेक्ट को समझने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे या डिक्रीज करने पे, किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे, क्या किसी रिवर्सिबल रिएक्शन पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग टेम्परेचर से डील कर रहे हैं। टेम्परेचर से डील करने के लिए हमने एक फैक्टर लिया एंड दैट इज व्हाट, वान हाफ इक्वेशन। ये वान हाफ इक्वेशन है, ये वान हाफ इक्वेशन। वान हाफ इक्वेशन जो क्या होता है, dx/dt ln k और डेल्टा h/RT स्क्वायर होता है। ये दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द वान हाफ इक्वेशन। दिस इज द व्हाट, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द वान हाफ इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको t को इधर लेके जाऊंगा तो ये t इधर चला जाएगा, डेल्टा t। इसको मैं फर्दर इंटीग्रेट कर दे रहा हूं। इंटीग्रेट करने पे ये हो जाएगा ln k और ये लिमिट t1 से t2 में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा h/r, और इंटीग्रल ऑफ t1 से t2 में जाएगा 1/t स्क्वायर और dt हो जाएगा। बोलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln k2 - k1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका 1/t स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो इतना हो जाएगा। ओके, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर फर्दर इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो इस तरीके से ln को अगर लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। ओके, अब यहां से हम लोग जो है 3 पॉइंट लेते हैं, तीनों पॉइंट को समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। ये है रिएक्शन। अब हम ये कह रहे हैं कि जहां पे k1 और k2 क्या है, वेयर k1
कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड व्हाट T2। T1 और T2 पे K1 और K2 है। मान लो, एज्यूम कर लो, लेट अस कंसीडर T2 इज ग्रेटर देन T1। मान लीजिए कि T2 जो है वो T1 से बड़ा है। सपोज कर लो कि T2 क्या है, T1 से बड़ा है। समझ में आ रहा है? यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करके हम इफेक्ट पढ़ाएंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो क्या पड़ेगा असर रिएक्शन पे। ओके, अब इस इक्वेशन से समझिए जरा। पहला पॉइंट ले रहा हूं, 3 केस लूंगा, तीनों केस को अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। पहला केस है केस नंबर 1, इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव। मान लीजिए कि डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। बोलो, ये इक्वेशन समझ में आया? अब मान ले रहा हूं कि ये जो है डेल्टा H की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक है। अब इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा बताइए तो, log K2 by K1 is equal to delta H by 2.303 R 1 upon ये T2 minus T1 divided by T1 into T2। ओके, देख सकता हूं। अब मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया T2 is greater than T1, it means what, this value is positive, और ये अगर पॉजिटिव है और मैंने यहाँ पे मान लिया कि डेल्टा H इज पॉजिटिव, तो होल क्वांटिटी इज व्हाट, पॉजिटिव होगा। और अगर होल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा तो हम कहेंगे log K2 by K1 इज व्हाट, पॉजिटिव। K2 by K1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और K2 by K1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो हम इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1। K2 by K1 की वैल्यू जो होगा वह ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, K2 इज ग्रेटर देन K1 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? K2 इज ग्रेटर देन K1 हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, बोलिए, इंक्रीज कर जाएगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन कब, जब रिएक्शन कैसा होगा, इंडोथर्मिक होगा। मैं बोल सकता हूं कि दैट इज फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन on increasing in temperature equilibrium constant increase, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। कैसे रिएक्शन के लिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। सेकंड केस ले लो, केस नंबर सेकंड, if delta H is less than 0 means what, negative ki positive, negative, that is reaction is exothermic। रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव होगा, और डेल्टा H की वैल्यू अगर निगेटिव होगा, यहाँ पे मैंने बोल दिया डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव है, ये वाली वैल्यू निगेटिव है, और ये क्वांटिटी पहले से क्या था, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, होल क्वांटिटी, इट मींस log K2 by K1
इज लेस देन 1, और ये लेस देन 1 होगा तभी जब इसकी वैल्यू क्या होगा, K2 बाई K1 की वैल्यू, और इसका मतलब ये होगा कि K2 इज लेस देन K1, K2 जो है वो K1 से छोटा होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, आप टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हो, T2 इज ग्रेटर देन T1 बट K2 इज लेस देन K1, तो आपने टेम्परेचर तो बढ़ाया लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया। तो हम कहेंगे दैट इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन on increasing in temperature, the equilibrium constant, what? Decrease. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट लास्ट केस ले रहा हूं, लास्ट केस कहां ले लूं, यहां पर बता रहा हूं। नेक्स्ट केस एंड थर्ड केस, ये सेकंड केस था, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड ये है कि इफ डेल्टा H इक्वल टू 0, अगर डेल्टा H की वैल्यू क्या हो, 0 हो, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज रिएक्शन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, यही ना, दैट इज रिएक्शन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, रिएक्शन ना ही एक्सोथर्मिक होगा ना ही एंडोथर्मिक होगा, और रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक भी नहीं हो और एंडोथर्मिक भी नहीं हो तो फिर क्या होगा, log K2 बाई K1। अब यहां पे देखिए, ये तो खैर जो था वो था, लेकिन इसकी वैल्यू खुद 0 हो गया, तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अगर 0 हो गई इसका मतलब ये log this इक्वल टू 0, इट मींस व्हाट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो log इसका मतलब ये होगा कि K2 बाई K1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि K1 इक्वल टू K2 हो जाएगा। आपने टेम्परेचर तो बढ़ाया लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा रिएक्शन, जैसे ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन ना ही एक्सोथर्मिक हो ना ही एंडोथर्मिक हो, तो ऐसे रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने में कोई फर्क, दैट इज फॉर रिएक्शन having delta H equal to 0, no effect of increasing in, no effect on equilibrium constant on कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ठीक है। अब तीनों केस के लिए अलग अलग ग्राफ बना रहा हूं, देखो इधर की तरफ है टेम्परेचर, इधर की तरफ है log K, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, बोलो
अनुश्री, तमन्ना, तमन्ना नहीं है, अच्छा तमन्ना हो। इधर लॉग कृतिका नहीं है ना, ये टेम्परेचर बढ़ाया मनीषा, ठीक हो, समझ में आ रहा ना, ये बता दो टेम्परेचर बढ़ाया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ गया, क्या मानते हो? एंडोथर्मिक। और इसके बारे में क्या ख्याल है? लॉग के है, इधर की तरफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इट रिमेन कांस्टेंट, तो क्या हुआ? यानी कि यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू 0। वेरी गुड, बिठा दो इसको। ओके, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज, अच्छा इसके अलावा टेम्परेचर जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, इस पे डिपेंड नहीं करता, केवल किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, अभी तक जो टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा दिया, अब इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा? ओके, वन बाय वन। चलो मैं एक रिएक्शन मान रहा हूं, मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है, कोई ऐसा रिएक्शन, ठीक है, पॉइंट करके बताऊंगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है ए से बी, और अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा जरा बताइए तो? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। निदान, मिन्मय, तनुज, बोल नहीं रहे हो तुम। और मैं अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा? बी और ए, अब क्या हो जाएगा? ए बाई बी। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? k इंटू के डैश इक्वल टू 1, यानी कि जो k डैश है वह किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई k के बराबर हो जाएगा। बोलिए, इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे, किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। किसी रिएक्शन को अगर रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या? if reaction is reverse then equilibrium constant become inverse। ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? अब मान लो कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है, और उस रिएक्शन का जो है वो अगर रिवर्स कर दोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इनवर्स हो जाएगी। एक बात और मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, सेकंड पॉइंट बता के, ये देखो सेकंड पॉइंट, मान लीजिए कि 1 सेकंड मेरे पास वही रिएक्शन है, ए से बना बी, ठीक है, इसके लिए मैं लिखना चाहूं के, तो क्या लिखोगे? बी बाई ए लिखोगे, और मैं इस रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। मान लीजिए कि दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? k डैश हो जाएगा, और k डैश का मतलब क्या हो जाएगा? b बाई a के पावर n होगा। कैसे कैसे होगा ये बताना? b पे पावर n और a पे
पावर भी n, तो होल पे पावर n हो जाएगा। अब देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे k लिख सकते हैं आप लोग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, k डैश इक्वल टू कुछ और नहीं बल्कि k पे पावर n, यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर किसी नंबर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर बन जाता है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो किसी रिएक्शन में तो वो नंबर क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बात और, मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है ए बी, चाहे ऐसे देख लो, ए से बना बी, ठीक, फिर से बी से बना सी और सी से बना डी। ओके, इन तीनों रिएक्शन के लिए अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। मान लीजिए K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B बाई A होगा। यहाँ पे K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C बाई B। चल रहा है ना? हाँ। अब K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D बाई C। मान लो कि मैं एक रिएक्शन चाहता हूं, ये वाला, मैं किसी तरीके से ये रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूं, इन तीनों के हेल्प से ये रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, इन तीनों को अगर ऐड कर दूं, अगर इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये मिल जाएगा, बोलिए हाँ या ना? कैसे? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल गया। अब इसके लिए मैं बोलूं कि k की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे d बाई a होगा, हाँ या ना? तो मैंने इन तीनों को ऐड किया तो ये मिल गया। अब बताओ इन तीनों में क्या रिलेशन है इसके साथ। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, k1 इंटू k2 इंटू k3, ये क्या हो जाएगा, b बाई a इंटू c बाई b इंटू d बाई c होगा। और इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, d बाई a होगा। बोलो हाँ या ना? यानी कि ये तीनों को और मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिल जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू k। तो इसका मतलब आ गया k इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू k3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिएक्शन के एडिशन से कोई डिजायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन सबके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आप जो है वो इसको फाइंड आउट करना चाहते हो तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिएक्शन को अगर ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। लिख लीजिए। मिटा दो। नेक्स्ट जो होगा वो टॉपिक एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन छोटा लो कि बड़ा ले लो।
जैसा मन करे वैसा ले लो, बोल दीजिए। एक क्वेश्चन है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज द इक्विलिब्रियम for the following reaction is given by the equilibrium constant for the following reaction is given by, देखो हमारे पास इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 NH3, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया गया है, N2 प्लस O2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है K2, और H2 प्लस 3/2 O2 H2 H2O तो गैसेस स्टेट में कोई दिक्कत नहीं। ये है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 दिया गया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the equilibrium constant for the oxidation of ammonia to get NO2 नहीं NO will be क्या होगा? ये 1/2 ना, हाँ 3/2 नहीं 1/2। ऑप्शन भी दे दूं, ऑप्शन है K1 इंटू K2/K3, ऑप्शन है K1 इंटू K2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K3, ऑप्शन नंबर सी है K2 इंटू K3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई K1, और ऑप्शन नंबर डी है K2 इंटू K3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1। ये कुछ ऑप्शन है, ठीक है। कैसे इस क्वेश्चन को करोगे आप लोग, ट्राई करोगे? मैं बताऊं, ट्राई करो जल्दी से। चलिए मैं आप लोग बता रहा हूं, समझो। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या मिलना चाहिए? ठीक है, तो हमारा डिजायर्ड इक्वेशन क्या है? NH3 को ऑक्सीडाइज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड हमें फाइंड आउट करना है क्या? NO। और किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन करोगे तो नो डाउट यहाँ से वाटर भी निकलेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया, बैलेंस हो गया। देखो हुआ 5 to 10 नहीं हुआ, 5/2 कर लोगे क्या? अब हो गया बैलेंस, यानी कि ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन है, इसी को फाइंड आउट करना है इन तीनों रिएक्शन के हेल्प से।
और इसको फाइंड आउट करना है और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी फाइंड आउट करना है। तो आप दिमाग लगाओ क्या करोगे। पहले रिएक्शन में अमोनिया जो है उस साइड में है, देखो इस साइड में है और हमें चाहिए इस साइड में। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा। तो इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, NH3 2 और ये हो जाएगा N2 प्लस 3H2 होगा 3H2 और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका। देखो रिएक्शन को उल्टा कर दिया हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इनवर्स 1/K1 हो जाएगा इसके लिए। इस रिएक्शन में हमें 2 मोल चाहिए, 2 मोल यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। इसमें मुझे NO2 चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड इसी साइड में चाहिए और इसी साइड में दिया भी गया है। तो जैसे दिया गया वैसे लिख लो, जैसे दिया गया वैसे लिख लो। ये क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। और इस रिएक्शन को अगर आप चेक कर रहे हो, इस रिएक्शन को अगर आप चेक कर रहे हो तो क्या करोगे, इस रिएक्शन में आप लोग देखो वाटर इसी साइड में है, इसी साइड में है, तो ये जैसे है वैसे लिख दो 1/2O गैसेस स्टेट में। और ये क्या हो जाएगा जरा बता दो, H2O। लेकिन यहाँ पे एक चीज देख लो, इस रिएक्शन में मुझे जो है वो यहाँ पे 1 मोल दिया गया है और क्वेश्चन में चाहिए 3 मोल। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3/2 हो गया, ये 3 हो गया कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K3 जो दिया गया है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद से क्या होगा जरा बताना, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देगा। अगर इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो हमें ये वाला डिवाइड इक्वेशन मिल जाएगा, चेक करके देख लो। NH3 5/2 O2 और ये हो जाएगा 2NO प्लस 3H2O। तो जब इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करो दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस, क्या हो जाएगा K2 इनटू K3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय K1, ठीक है। एंड व्हिच वन इज करेक्ट, C। परिस्मिता समझ में आया। अब देखो आप लोगों को इतना जल्दी इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से करना है। जल्दी से करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को रिजेक्शन के द्वारा सॉल्व करेंगे। रिजेक्शन के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। यहाँ पे ये रिएक्शन जो दिया गया है, इस रिएक्शन में ये किस साइड में दिया गया है और हमें किस साइड में चाहिए, लेफ्ट। इसका मतलब कि हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में ये नहीं दिया गया है तो ये गलत, ये भी नहीं दिया गया तो ये भी गलत। इसके बाद से ये दोनों बचे, डिनोमिनेटर में ये दिया गया है, ठीक है। इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही चाहिए। हमें 2 मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए, उधर ही चाहिए, उधर ही चाहिए। इस रिएक्शन में वाटर उसी साइड में चाहिए, लेकिन ये 3 मोल चाहिए, तो मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर में आएगा और उसका पावर जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे दिया गया है 2, पावर 2 दिया गया है, इसलिए वो भी गलत। क्या सॉल्व करेगा होगा, बोलो समझ में आया। एक क्वेश्चन दे के मैंने आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट इसमें सिखा दिए।